चलो देखते हैं। कर दे थोड़ा तेज। चलो वैसे गर्मी नहीं लगेगी, मतलब हम पंखे ज़्यादा तेज रखेंगे नहीं, बच्चों ने तो ये ज़्यादा आवाज़ करते हैं, पढ़ने नहीं देते फिर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। Two charges Q1 and Q2 are separated by r distance apart in air. ट्राई करेंगे आप लोग खुद से। वैसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? दो चार्जेस Q1 और Q2 कुछ दूरी से सेपरेट हैं एयर मीडियम में। अगर उन्हीं चार्जेस को सेम सेपरेशन पर ग्लास में रख दिया जाए, जिस ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बोलो 6 है, तो जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा? बिल्कुल भी सोचिए मत कि आपको मुश्किल लगेगी चीजें, आप सॉल्व करके देखिए कहानी बन जाएगी। A 6F, B कुछ बच्चे कह रहे हैं B, कुछ बच्चे कह रहे हैं A। मैं और क्वेश्चंस निकाल लेता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं आज हमें। क्या आंसर है भाई? कार्तिक बैठे किस लिए हो? हैं भाई क्वेश्चन कर लो। कार्तिक फिर आज पार्टी वार्टी करी हैं? रिजल्ट नहीं पता? अच्छा सब सही तो है ना रिजल्ट में? बस फिर गाइस। सो क्या आंसर है? नहीं आया? दीक्षा नहीं बन रहा? ध्यान से पढ़ो ना क्वेश्चन को, इजी है बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताओ, इसने बोला क्या? ध्यान सुनो भाई सब बच्चे बोर्ड पर। उसने बोला कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, कितनी दूरी से सेपरेट है बोलो? R दूरी से। जैसा बोले वैसा करो। और बोला कि कौन से मीडियम में प्लेस्ड है? एयर में। तुम सब बच्चे मुझे बस इतना बताओ, अगर ये एयर में प्लेस्ड है, Q1 Q2 चार्ज है, R दूरी से सेपरेट है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सब बच्चे बताओ।
1/4 अब साइलेंट नॉट आएगा Q1 Q2 बाई में। अरे यार नहीं समझ पा रहे, इसमें क्या रॉकेट साइंस है बताओ? किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? पहले वाले स्टेप में सबको उसने बोला था Q1 Q2 सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, अ फोर्स F इज एक्टिंग बिटवीन देम, जिस जो फोर्स उनके बीच में लग रहा है वो F फोर्स लग रहा है। कितना बोलो? F। कह रहा है अगर सेम सेटअप को कहां पर प्लेस्ड कर दिया जाए, सेम सेटअप को मतलब कोई Q1 Q2 कितनी दूरी से सेपरेट हो? बोलो R से ही सेपरेट हो। बस किसमें सेपरेट हो इस बार? वो ग्लास मीडियम में। अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर पीछे तो आपने ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी 7 लिखवाई थी, अभी आप 6 लिखवा रहे हो। देखिए बदल सकती है, ग्लास टू ग्लास डिपेंड कर सकती है, तो अलग अलग ग्लासेस की, वो कल भी मैंने आपको दिखाया था 5 से 10 के बीच में दिखा रहा था, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं रहनी है। तो अगर ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी उसने 6 बोली हुई है, तो कह रहा है बताओ जरा अब जो फोर्स आएगा, जो नया फोर्स आएगा। अच्छा इतना तो आप सबको भरोसा है ना कि दोनों चार्जेस सेम है, दूरी सेम है, लेकिन मीडियम अगर चेंज हो गया तो फोर्स चेंज होगा, ये तो पक्का है ना। तो वो बोल रहे नया फोर्स कितना आएगा? पुराने वाले फोर्स से 6 गुना, पुराने वाले फोर्स से 1/6 टाइम्स, पुराने वाले फोर्स से 36 गुना है, पुराने वाले फोर्स से 1/36 टाइम। पहले जो फोर्स लग रहा था वो F था, अब कितना फोर्स लगेगा? तो मुझे बताओ जैसे ही मैं ग्लास में जाऊंगा आप लोग क्या करोगे? जैसे ही ग्लास में जाएंगे सर जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा? सब बच्चे बताओ। नया फोर्स F डैश होगा, कितना होगा? बोलो 1/4 यहां पर क्या आएगा? एप्सिलॉन ऑफ द ग्लास, एप्सिलॉन ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द ग्लास, और चार्जेस वही रहेंगे Q1 Q2 बाई में। बोलो क्या आएगा? R²। किसी को दिक्कत है? अरे यार दिक्कत लग रही है पक्का। अब मुझे बताना कि उस ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? बोलो 6। कुछ कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों ही सेम चीज है। तो मुझे बताइए अगर उसकी 6 रिलेटिव परमिटिविटी है तो सब बच्चे मुझे बताओ ग्लास की परमिटिविटी कितने गुना ज्यादा होगी वैक्यूम से? 6 गुना। एयर से 6 गुना ज्यादा परमिटिविटी है। इसका मतलब मैं ग्लास की परमिटिविटी की जगह पे बोलो क्या रखूंगा? 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अरे लिखूंगा ना 6 टाइम्स ऑफ, तो मैं 6 को यहां पर ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे यार बात तो सेम ही है। अरे इसको लिखा 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 6 को मैंने यहां पर लिख दिया, इनटू में बोलो क्या? Q1 Q2 बाय में। तो मुझे सब बच्चे बताना जरा ये चीज क्या है, ये चीज क्या है? ध्यान से, ये चीज क्या है? ध्यान से देखो, F है। ये चीज बोलो क्या है? F। तो जो नया फोर्स आया वो कितना आया? पुराने फोर्स से 1/6 टाइम्स। 1/। एक बात तो पक्की होनी चाहिए थी कि जब मैं एयर की बजाय कोई दूसरा मीडियम लेके आऊंगा, एयर की बजाय कोई दूसरा मीडियम लेके आऊंगा तो फोर्स कम हो जाएगा, बिकॉज दूसरा मीडियम कुछ ना कुछ फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा, और इससे फोर्स कम ही होना था। मतलब कि मैं 2 ऑप्शन तो पहले ही कट कर देता, ये वाले 2 ऑप्शन तो मैं पहले ही कट कर देता जिसमें फोर्स बढ़ता हुआ दिखा रहे। फोर्स बढ़ नहीं सकता। आप एयर से किसी और मीडियम में जा रहे हो तो वो मीडियम ज्यादा फील्ड्स को एब्जॉर्ब करेगा और फोर्स घटना चाहिए था। तो या तो F/6 आंसर था या F/36। मुझे समझ में आ गया F/6 आंसर है। समझ नहीं आया क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है। चलो इसको एक मैथमेटिकली करना तो थोड़ा पहले इजी वाला कर लो। वैसे तो इजी ये भी है, इसमें कुछ है नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो। समझ आया? 2 चार्जेस करिए करिए भाई, कॉपी पेन सबके भाई अपने निकले हुए हों, ऐसे नहीं कि बस बोर्ड पे देख रहे हो आप लोग।
चलिए 18 इंटू 10 टू द पावर 9। एक ही बच्चे को हो रहा है क्या? हो गया? दूसरा भी करिए, इजी। दूसरे में क्या है? बी ऑप्शन। कुछ बी कह रहे हैं, कुछ और भी। बी ऑप्शन, रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से बड़ी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मे टेक एनी वैल्यू, मैंने वहां पर ऑलवेज दिखा हुआ है, ऑलवेज, हमेशा। हमेशा 1 भी नहीं हो सकती। चलो देखते हैं, आइए समझते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये था कि दो चार्जेस हैं, एक 10 कूलम एक 20 कूलम। सब बच्चे, एक चार्ज है Q1 मान लो 10 कूलम का, Q2 चार्ज मान लो 20 कूलम का। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स। So what is the force of attraction between them if they are placed in a medium whose dielectric constant is 4? Guys, मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालने का एक जरिया है ना? कि भैया आपको एक बात तो पता है कि जिस भी मीडियम में प्लेस्ड होगा मुझे उस मीडियम की परमिटिविटी तो चाहिए, उस मीडियम की परमिटिविटी तो चाहिए, बिकॉज मेरे को फोर्स पता है कैसे निकलेगा। बोलो, जिस भी मीडियम में मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूं उसका फोर्स निकालने के लिए मुझे उस मीडियम की, बोलो क्या डालनी पड़ेगी यहां पर? परमिटिविटी। और इनटू में क्या डालना पड़ेगा? Q1 Q2 बाई में क्या? मुझे Q1 पता है, मुझे Q2 पता है, मुझे R पता है, मुझे एप्सिलॉन m डायरेक्टली नहीं मिला हुआ, मुझे क्या मिला हुआ? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि कितनी मिली हुई? 4। अब 4 का बहुत क्लियर मतलब होता है कि उस मीडियम की परमिटिविटी ना 4 गुना ज्यादा होगी, बोलो किससे? वैक्यूम से। मींस इट इज नथिंग बट इट इज 4 टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट। तो कैलकुलेशन क्या कहती है भाई? सब बच्चे बताओ। ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या मैं यहां पर 4 को लिख दूं? कुछ को समझ में नहीं आ रहा कि वाली चीज क्या कहना चाह रहा हूं? तान्या, अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, इसका क्या मतलब है कि उस मीडियम की परमिटिविटी 4 टाइम्स है किससे? वैक्यूम से। मतलब 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट उसकी जगह पे आ गया। अरे नहीं आ रहा समझ में भाई, इसकी जगह पर आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट। तो वो 4 मैंने बस इधर ले लिया, क्या दिक्कत है उससे? और इनटू में ऐसा मैं क्यों करता हूं? है भाई, सुन लो, क्योंकि बच्चों, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू डायरेक्टली पता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पता है सबको, पाई पता है 3.14, एप्सिलॉन नॉट ये होता है, सबको पता है। इसको कैलकुलेट करने पे कितना आंसर आएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9। तो मैंने बोला सर इसका आंसर आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय में 4, Q1 Q2 यानी 10 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय में 5 का स्क्वायर। मुझे बताओ कितना आ जाएगा? ये 200 बन रहा है, ये 25 बन रहा है, 25 से 200 कटेगा, 8 पे, 8 से 4 कटेगा, 2 पे, 2 इससे आ जाएगा, तो 18 इंटू में 10 की पावर। इतने न्यूटन्स का जो फोर्स है ना बेसिकली इन दो चार्जेस के बीच में अभी भी काम करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आयुष नहीं आ रहा समझ में? लास्ट क्लास आया था? हेलो, ठीक है, समझ आ रहा है? यहां तक नहीं आ रहा? कोई दिक्कत लग रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट का जवाब दो। क्या है आंसर? सर किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा, हमेशा, बताओ जरा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? वो मीडियम अपॉन में बोलो क्या? वैक्यूम की परमिटिविटी। अब तुम सब बच्चे मुझे बताना जरा, एक बार सोच समझ के बताना जवाब। सिद्धि इधर, जो भी वैक्यूम की परमिटिविटी है कितनी होती है? बोलो 8.85 इंटू 10 की पावर क्या? -12। मुझे बताइए किसी भी अदर मीडियम की परमिटिविटी, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो कोई शीट हो, चाहे वो कोई लकड़ी की चीज हो, उसकी परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अभी आपको कैसे पता? अरे आपको परमिटिविटी का मतलब पता होना चाहिए। हाँ दीपांशु, वैक्यूम, देखो मैं वैक्यूम ही कंसिडर करके चल रहा हूं, मैं वैक्यूम और एयर को एक ही चीज मान के चल रहा हूं, तो वो तो उसकी होगी ना, सिर्फ वैक्यूम की। हम किसी भी और मीडियम की बात करें, जब मैं मीडियम बोलूंगा तो मैं वैक्यूम नहीं बोल सकता, वैक्यूम तो कोई मीडियम हो ही नहीं तरीके से, वहां तो कोई पार्टिकल ही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं अदर मीडियम के सारे कंपेयर कर रहे हैं वैक्यूम से। तो मुझे बस ये बताओ, अगर वैक्यूम की एप्सिलॉन नॉट है तो बाकी जितने भी मीडियम बने उनकी परमिटिविटी वैक्यूम से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? अब याद करो परमिटिविटी की डेफिनेशन को। क्या होती है परमिटिविटी की डेफिनेशन? परमिटिविटी डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ पर्टिकुलर मीडियम। मुझे बताइए कोई भी और मीडियम जो है वो एयर के कंपैरेटिवली ज्यादा ही फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा?
अरे चाहे वो वाटर हो चाहे वो ग्लास हो, जितना एयर कर पा रहा है एयर से तो ज्यादा ही करेगा ना पक्का वो। अरे नहीं आ रही बात समझ में? इसका मतलब एवरी मीडियम हैज अ परमिटिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन द वैक्यूम। ये मैंने एक लाइन लिखवाई थी लास्ट क्लास में, अगर आप लोग पढ़ के आए तो एप्सिलॉन एम ना हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बोलो क्या होता है बड़ा। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम से बोलो क्या होती है ज्यादा। मतलब कोई भी मीडियम वैक्यूम से तो ज्यादा ही फील्ड को बोलो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर एप्सिलॉन एम हमेशा इससे बड़ा है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो ये एमसीक्यू एक बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो आप लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? सो भैया कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस तरह के बनते हैं, कूलम्स लॉ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्वेश्चन इस तरह का देते हैं, अगर देते हैं एमसीक्यू के अंदर तो। और आप लोगों को मैंने एक ही वाली चीज बताई है, समझ आया यहां तक या नहीं आया? ठीक है, अब मैं एक और चीज समझाता हूं आप लोगों को। आइए, एक क्वेश्चन है, द करेक्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, बोल सकता हूं ब्रैकेट में, इज ए ऑप्शन अट्रैक्शन, बी ऑप्शन ये तो बनना ही नहीं चाहिए, देखिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही मतलब बच्चों को लगता है कि तो क्या ही है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सोचने समझने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, और इसके लिए थोड़ा सा आपको बस पिछला पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन दिया था, करेक्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन दैट इज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज, किसी बॉडी पे चार्ज है इस बात का पता कैसे लगाया जाए, मतलब क्या सही टेस्ट होगा। जब वो अट्रैक्ट हो रही है तो क्या ये इशारा है कि उसके ऊपर चार्ज है, या वो रिपेल हो रही है ये सही इशारा है कि उसके ऊपर चार्ज है, या इंडक्शन तो फ्रिक्शन एक इशारा है कि उसके ऊपर चार्ज है। फ्रिक्शन से चार्ज क्रिएट होता है बच्चों। चलो अब थोड़ा सा एक समझने की कोशिश करते हैं, मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं दिखाता हूं, मैं यहां पर ना एलिमिनेट करते चलता हूं कि जब कोई चीज आपके ऊपर आपके पास अट्रैक्ट हो रही है तो इट इज नॉट द गारंटी कि वो चार्ज होगी। अट्रैक्ट हो रही है तो चार्ज हो सकता है, जैसे कि सुन लीजिए, सब बच्चे लिखना बंद कर दो, बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। आशीष, अगर तेरे पास एक प्लस की बॉडी है और एक बॉडी बोलो क्या है, माइनस की बॉडी है, तो डेफिनेटली ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और अट्रैक्ट होना मतलब कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज का होना है। वो ये बोलना चाह रहा है कि चार्ज की प्रेजेंस का पता लगाना किस कॉन्सेप्ट से पता लगाया जाता है, क्या अट्रैक्ट हो रही चीज तो हम ये मान ले कि वो चार्ज है, तो मैं कहूंगा सर ये करेक्ट तरीका तो नहीं है। क्यों, आइए समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ना कुछ पीस ऑफ पेपर रखे हुए हैं, यहां पर कुछ पीस ऑफ पेपर्स है, ध्यान समझना, कुछ पीस ऑफ पेपर्स हैं, और ये मेरे पास एक स्केल है। आप मुझे बताइए, जब आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट करा था, कुछ पीस ऑफ पेपर रखे हुए थे और स्केल को आप ऐसे सर पे ऐसे रब करके लेके आए थे, तो उस समय पे क्या आपने पेपर्स को भी रब किया था? सिर्फ स्केल को ही रब करा था ना, और स्केल को रब करने से स्केल के ऊपर क्या आ गया, वो चार्ज। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो बॉडीज रब होती हैं तो किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन छिटक के दूसरी में चले जाते हैं, जिससे दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, आपने स्केल को जब सर पे रब किया तो स्केल बोलो क्या हो गया, चार्ज हो गया। सीधी बात समझ आ रही है? अब स्केल ही तो चार्ज है, पेपर तो बोलो क्या है, पेपर तो बोलो क्या है, न्यूट्रल है। पेपर तो बोलो क्या है, न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है तो भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, मतलब कि चीजों का अट्रैक्शन होना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस चीज के ऊपर चार्ज होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अट्रैक्शन इज नॉट द राइट क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई कि बॉडी चार्ज है या नहीं, क्योंकि वो अट्रैक्ट तब भी हो जाती है जब वो चार्ज होती है, और जब अट्रैक्ट तब भी हो जाती है जब वो क्या होती है, न्यूट्रल। लेकिन दिमाग में सवाल तो आना चाहिए ना कि सर न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट कैसे होगी पॉजिटिव से, पॉजिटिव से कोई न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट कैसे होगी? कोई जवाब देगा? पोलराइजेशन से। बहुत बढ़िया, पोलराइजेशन होता है। कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लस की बॉडी है, समझना सब बच्चे, मेरे पास एक प्लस की बॉडी है और मेरे पास यहां पर एक न्यूट्रल बॉडी है। सब बच्चे देखना, न्यूट्रल बॉडी प्लस बॉडी से कैसे अट्रैक्ट हो जाएगी। प्लस बॉडी से नेगेटिव तो अट्रैक्ट होगा, ये तो सबको पता है, लेकिन प्लस बॉडी से एक न्यूट्रल बॉडी क्यों अट्रैक्ट होगी, ये समझाता हूं। ये प्लस बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या, इक्वल पॉजिटिव और इक्वल। तो मुझे बताइए, इस प्लस की वजह से एक ना इसके अंदर पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वही बात है बच्चों, आपको सारी क्लासेस अटेंड होनी चाहिए जितनी मैंने पढ़ाई है।
आती है ठीक है, नहीं आती तो भी सुनने की कोशिश करेगा, आ जाएगा समझ में। तो यहां पर प्लस चार्ज है तो क्या होगा, इसमें पोलराइजेशन होगा, मतलब कि क्या होगा, इसके अंदर बराबर प्लस और बराबर माइनस है। इसके माइनस ना यहां पर आके, ये रबड़ कब सिलेक्ट होगी, इसके जो माइनस है ना बच्चों, वो यहां पर आके इकट्ठे हो जाएंगे इस प्लस के अट्रैक्शन में, और प्लस वाले रिपल्शन की वजह से कहां चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। इसे बोलते हैं बॉडी पोलराइज्ड होगी, चार्ज नहीं हुई है। इसमें अभी भी बराबर ही प्लस बराबर ही माइनस है, बस क्या हो गया, माइनस इस तरफ इकट्ठे होकर प्लस उस तरफ, क्योंकि ये इसके ऊपर अट्रैक्शन लगा रहा है, बाहर नहीं आ सकते बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर। तो यहां पर माइनस इकट्ठे हो गए, यहां पर क्या इकट्ठे हो गए, प्लस। अब तुम कहोगे सर फिर कैसे अट्रैक्ट होगी, अब थोड़ा दिमाग लगाना, कूलम्स लॉ तो पढ़ लिया ना सबने, मुझे बताना जरा, ये प्लस इस माइनस को बोलो क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये प्लस उस प्लस को बोलो क्या करेगा, रिपेल। मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्शन लग रही है, और इसके बीच में बोलो क्या लग रही है, अट्रैक्शन लग रही है। अब आप मुझे बताओ, अट्रैक्शन ज्यादा लग रही होगी या रिपल्शन ज्यादा लग रही होगी, सोच के बताओ, सोच के बताओ। हाँ भाई कार्तिक भाई, ये माइनस की वजह से तो ये नजदीक जा रहा होगा, इस प्लस की वजह से दूर जा रहा होगा, तो ये पास जाएगा या दूर जाएगा, तो कहीं सर कहीं नहीं जाएगा। अरे ऐसा नहीं है, कूलम्स लॉ ये कहता है कि कौन सी चीज ज्यादा नजदीक है, ये थोड़ा कम दूरी पे है, ये माइनस चार्ज थोड़ा कम दूरी पे है, और प्लस चार्ज थोड़ा सा, तो जो कम दूरी पे है, अगर दूरी कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है वो कम दूरी पे लग रहा है, और रिपल्सिव फोर्स प्लस प्लस के बीच की दूरी ज्यादा है और प्लस माइनस के बीच की दूरी बोलो क्या है, कम है। तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू बोलो क्या, रिपल्सिव फोर्स, चीजें उसकी तरफ क्या कर जाएंगी, अट्रैक्ट कर जाएंगी। प्राचीन नहीं है ये बात समझ में, दोबारा बताता हूं मैं इसको, दोबारा सुनिए। एक बॉडी जो है वो कब दूसरी बॉडी के ऊपर अट्रैक्ट होती है, तो इस बात को ऐसा मत समझिएगा कि अट्रैक्शन तभी हो सकता है जब वो बॉडी चार्ज हो। मैंने पाया कि चार्ज है तो भी अट्रैक्ट हो रही है, चार्ज है तो अट्रैक्ट होगी, प्लस वाले से माइनस वाली बॉडी चार्ज है तो अट्रैक्ट होगी भाई माइनस वाली, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी में क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन, मतलब माइनस एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और प्लस एक तरफ। अब माइनस वाला थोड़ा नजदीक होता है और प्लस वाला थोड़ा सा बोलो क्या होता है, दूर होता है, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा काम कर रही होती है और रिपल्शन कम, इस कारण से इसकी तरफ चला जाता है बच्चों। तो नेट शेल इसके ऊपर बोलो क्या लगती है, अट्रैक्शन लगती है। इसी कारण से आपके पीस ऑफ पेपर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट। कैसे, क्योंकि जब मैं इसको रब करके ऐसे पीस ऑफ पेपर के पास लेके गया तो इसका जो प्लस था ना, इस स्केल के ऊपर प्लस था, उसने इस पीस ऑफ पेपर के माइनस को बोलो क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया, और प्लस को पेपर के अंदर बराबर प्लस और बराबर, तो जितने भी उसके माइनस थे वो सारे ऊपर आ गए और प्लस कहां चले गए, नीचे, रिपल्शन की वजह से। तो आप ऐसे नजदीक लेके आते हैं तो माइनस वाले उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ कहीं सर प्लस वाले रिपेल भी तो करेंगे, अरे प्लस वाला थोड़ा दूर है और माइनस वाला थोड़ा नजदीक है, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्शन कम। तो इसका मतलब अगर चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं सो दिस इज नॉट द सुटेबल क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई कि वेदर द बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये नहीं आया समझ में सर, पक्की बात है। मतलब कि कोई बॉडी अट्रैक्ट हो रही तो ये गारंटी नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज है, वो न्यूट्रल होती तो भी अट्रैक्ट हो सकती है और वो चार्ज होगी तो भी अट्रैक्ट हो सकती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन बच्चों एक बात सोचो, रिपल्शन कब होगा, दो बॉडी कब रिपेल कर सकती है, स्वयं रिपेल तभी कर सकती है जब दोनों पे चार्ज हो। रिपेल तभी कर सकती है जब, क्योंकि अगर वो सामने वाली न्यूट्रल है तो वो रिपेल कभी नहीं करेगी, हमेशा बोलो क्या करेगी, अट्रैक्ट। कुछ कहेंगे सर कैसे, अरे यार तुम इसको माइनस का भी लिया होगे ना, तुम इसको माइनस का लिया होगा तो क्या करेगी, अरे तुम इसको माइनस का लिया होगा तो क्या करेगी, न्यूट्रल बॉडी के साथ इसका प्लस इधर इकट्ठा कर लेगी, माइनस को इधर कर देगी, फिर भी प्लस पे अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा और माइनस पे रिपल्शन कम, फिर भी अट्रैक्टिव होगी। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी तब भी हो सकता है और चार्ज बॉडी तब भी हो सकता है, बट रिपल्शन कब होगा, एक बॉडी दूसरी बॉडी को रिपेल कब करेगी, जब ये भी प्रॉपरली प्लस हो और ये भी प्रॉपरली, या ये भी माइनस हो और ये भी। तो मतलब कि अगर दो बॉडी रिपेल कर रही है तो ये इस बात की गारंटी है कि दोनों बॉडीज चार्ज है, दोनों बॉडीज, मतलब कि रिपल्शन इज एक्चुअली द सुटेबल क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई की बॉडी चार्ज है या नहीं। अगर कोई बॉडी दूर भाग रही है ना तो समझ जाओ पक्का ही दोनों बोलो क्या है, चार्ज है। लेकिन अगर अट्रैक्ट कर रही है तो बिल्कुल भी ये गारंटी नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज होगा या नहीं होगा। समझ आया कोमल मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो रिपल्शन, अच्छा फ्रिक्शन को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, फ्रिक्शन तो भैया मेथड ऑफ चार्जिंग है। क्या है बोलो, मेथड ऑफ चार्जिंग। इट इज नॉट द एक्चुअली द चेक करेगा कि भाई ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज को चेक नहीं कर सकता। प्रेजेंस ऑफ चार्ज है या नहीं वो किससे पता लगेगा, रिपल्शन से। समझ आया या नहीं आया। तो ये क्वेश्चन अगर एक नंबर में आया ना तो समझ जाना बच्चों इसका आंसर क्या लिखना होगा आप लोगों को। अरे पल्ले नहीं पढ़ा क्या, मुश्किल होगी वाली बात, ठीक है समझ में आ रहा है, बढ़ू आगे। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो।
चलो 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 इधर भाई, एक मैंने आपको बोला था बीच में एडिटिविटी के न्यूमेरिकल नहीं कराए बच्चों, क्वेश्चंस नहीं कराए, अब सुन लीजिए एडिटिविटी के करवा देंगे अब साथ के साथ, ठीक है। मुझे सब ध्यान है क्या है हो रखा क्या नहीं हो रखा। क्वेश्चंस यहां पर है कि दो चार्ज स्पेयर्स है मेरे पास ए और बी, एक पे चार्ज कितना है बच्चों 2q और एक पे चार्ज कितना है बोलो 4q। कह रहा है इनको कुछ देर के लिए एक साथ रख दिया गया तो व्हाट आर द फाइनल चार्जेस आफ्टर द सेपरेशन, बाद में इनको अलग करेंगे तो कितने चार्जेस होंगे। एक छोटी सी मुझे बात बताओ आप लोग सब बच्चे, जिन बच्चों ने पूरा कंडक्शन इंडक्शन का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, आप लोग एक बात जरूर जानते हो कि मान के चलो इसको ऐसे कि मान लो कि इसके पास ना 100 प्लस का चार्ज है और ये वाली बॉडी न्यूट्रल है, ये वाली बॉडी क्या है न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, इसके पास 100 प्लस का है, इसके पास बोलो क्या है न्यूट्रल है। अच्छा आप इनको कॉन्टेक्ट में लाओगे तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बॉडी के जब इनको टच करोगे ऐसे करके टच कर दोगे, बस एक बात सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक ही बारे में समझ में आ जाएगी सारी कहानी। लिखो मतलब यहां पर स्वयं ध्यान दो, ये प्लस 100 है और ये वाली 0 है, तो आपको नहीं लगता कि इस बॉडी में बराबर माइनस बराबर प्लस है, तो जो माइनस वाले पार्टिकल्स हैं जब टच कर चुके हो तो वो माइनस वाले पार्टिकल अट्रैक्ट होकर इसमें जाने लगेंगे प्लस वाले में, समझने की कोशिश करना। अब आपको इधर क्यों नहीं गए थे कूद के, बीच में एयर थी, एयर इज ए बैड कंडक्टर, एयर के थ्रू नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप टच कर दोगे ना तो फिर वो टच करके दोनों ही कंडक्टर है तो यहां के इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकते हैं। सब बच्चे सुनना क्या होगा, अगर यहां के इलेक्ट्रॉन वहां गए, अब सोचिए कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां से सपोज करो 50 इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बोलो 50 इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, तो मुझे बताना इस बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा, सब बच्चे बताओ कितना हो जाएगा, प्लस 50। अरे क्यों भाई प्लस 50, क्योंकि 100 तो था सर प्लस का, अब 50 माइनस आए तो 100 में से 50 घट के बोलो कितना बचा, 50 बचा। और इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, कौन बचा देगा, इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा सर, इसके पास से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये भी हो जाएगी प्लस 50, क्या हो जाएगी, समझे नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, दोबारा से समझने की कोशिश करना। एक बॉडी, अरे भैया कंडक्शन का कॉन्सेप्ट भूलिए मत, मैंने कंडक्शन पूरा टॉपिक आपको यही करवाया था। कोई बॉडी कंडक्शन से कैसे चार्ज होती है बताना जरा, जब एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी से टच करते हो तो क्या होता है जरा बताना, अनचार्ज बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज बॉडी में आते हैं, क्योंकि भैया ये पॉजिटिवली चार्ज है और वो न्यूट्रल है, इसमें बराबर प्लस और बराबर माइनस है, तो इसके माइनस उसमें जाएंगे तो ये वाली बॉडी का क्या होने लगेगा, प्लस कम होने लगेगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसका बोलो प्लस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ये सब सिखा चुका हूं मैं आप लोगों को, तो होगा क्या बता ध्यान से देखना, इसके अगर 50 इलेक्ट्रॉन वहां चलेगा तो ये प्लस 50 बचेगा, क्योंकि प्लस 100 में से माइनस 50 घटेगा तो 50 आएगा। अरे नहीं आ रहा है समझ में, और इसके 50 इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ये कैसा हो जाएगा बोलो प्लस का 50, ये समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। अरे यार ऐसे मैंने कितनी बार तुम्हें बताया कि 100 प्लस है और 100 माइनस है तो ओवरऑल बॉडी ये न्यूट्रल है। अब इसके अगर 50 इलेक्ट्रॉन चले गए, 50 इलेक्ट्रॉन, तो ये बचा क्या बनेगा 100 प्लस का लेकिन 50 ही माइनस का। अब ये बॉडी प्लस 50 से चार्ज हो जाएगी, 50 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसके बाद प्लस का 50 आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली में हुआ क्या, नेट शेल पहले कितना चार्ज था 100 और इसका 0। कुछ बात बोलूंगा उसके बाद सारा गेम खत्म हो जाएगा इस टॉपिक का। 100 और 0 और बाद में कितना बोलो 50 और 50। एक्चुअली में चार्ज दो बॉडीज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और एक बॉडी पे चार्ज ज्यादा होता है और एक बॉडी पे चार्ज क्या होता है कम या नहीं होता, तो दोनों के बीच में चार्ज बोलो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। दोनों ऐसा नहीं कर सकते कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आती रहेंगी, कम प्लस की हो जाएगी वो ज्यादा प्लस की रहेगी, ऐसा नहीं होता। फिर तो इलेक्ट्रॉन वापस जाने लग जाएंगे। यहां पर मेरी बात को समझना, जैसे कि दो पानी की टंकी है, अब बहुत सिंपल आसान करता हूं इस काम को। दो पानी की टंकी है, एक में 100 लीटर पानी है, एक में 0 लीटर पानी है। कनेक्ट कर दिया पाइप से, तो मुझे बताओ थोड़ी देर बाद इन दोनों में पानी कितना कितना आ जाएगा, 50-50 लीटर। अरे एक में 100 लीटर है, एक में 0 लीटर है। 0 लीटर तो क्या है, मतलब है ही नहीं, है ना। और दोनों को कनेक्ट कर दिया तो थोड़ी देर बाद दोनों में पानी कितना कितना हो जाएगा, 50-50। चलो एक और समझाता हूं। एक में 80 लीटर पानी है, एक में 60 लीटर पानी है। एक में 80 लीटर पानी है, एक में 60 लीटर पानी है। चलिए बताइए थोड़ी देर बाद क्या होगा। अरे बोलो थोड़ी देर बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे सर दोनों का मिला के बोलो कितना बन रहा है, 140 लीटर। दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, 70-70 बढ़ जाएगा सर, 70 इसमें 70 इसमें। मतलब होगा क्या, यहां से 10 लीटर पानी वहां पर जाएगा और उसको 70 कर देगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा 70। और अच्छा तुम खुद एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है क्या, यहां 80 है वहां 60 है और 70-70 तो मैं मानता हूं होगा, क्या ऐसा हो सकता है यहां पर 30 बचे और बाकी सारा वहां पर चला जाए? ऐसे कैसे चला जाएगा भाई? यहां 70 होते के साथ ही वहां 70 होते के साथ ही बैलेंस हो गया। अब पानी यहां से वहां या वहां से यहां नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, सभी बच्चे एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो अगर एक बॉडी का दूसरी बॉडी से चार्ज डिफर कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है दोनों का चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। दोनों का चार्ज टोटल करो और हाफ हाफ बांट दो। हाफ हाफ, जैसे कि 80 और 60 का टोटल 140, हाफ हाफ बांट दिया 70-70। 100 और 0 का टोटल सम कितना बोलो 100, हाफ हाफ बांट दिया 50-50। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन आपके सामने है, साफ क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर है। चलो इसको मैं साइड में रख देता हूं। वैसे
सुनते चलिए, मैं आपको बता रहा हूं बस। अगर आपने देखो वही बात है, कुछ कुछ चीजें बार बार आ रही है ना पीछे की, इंडक्शन कंडक्शन आ रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूं सारा कवर करके चलिए। सारा कवर होगा, एक एक बात रिलेट हो पाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं ना, आप लोग बस इतना करिए कि 2-3 दिन की मेहनत है, आप लोग पिछली वीडियोस कवर कर लीजिए, ज्यादा नहीं है, 1 घंटे की क्लासेस है, ठीक है। आपका काम बढ़िया हो जाएगा। फिर क्वेश्चन सुनिए क्या है, एक बॉडी पे कितना चार्ज है सब बच्चे बताओ, बताओ दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज है, +4Q। एक पे +2Q, एक पे +4Q, मतलब एक पे ज्यादा प्लस है, एक पे कम प्लस है, तो मतलब चार्ज तो शिफ्ट होना है भैया। तो मुझे बताना जरा टोटल चार्ज कितना हो गया, सब बच्चे बताओ टोटल चार्ज कितना हो गया, 6Q +6Q। अब मुझे बताओ डिवाइड कैसे कैसे होगा, 3Q है ना, तो इन दोनों में 3Q डिवाइड हो जाएगा, तो हम बोलेंगे आफ्टर सेपरेशन इन दोनों के पास जो नेट चार्ज होगा वो कितना कितना होगा, बोलो। इसके पास भी +3Q, इसके पास भी +3Q, चेंज कर लेंगे दोनों एक दूसरे के चार्ज को। ऐसे नहीं आया समझ में, एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाऊं इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए ट्राई करिए। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, लग रहा है ये वाला सब। चलो एक क्वेश्चन लिखो बहुत बढ़िया सा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन लिखो। ऐसे ही कुछ 4 ऑप्शंस बनेंगी, वो ऑप्शंस में सॉल्व करने भी पता लगेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है, क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए सब बच्चे। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 2 स्पेयर्स हैं, एक मेरे पास ए स्पेयर है, एक मेरे पास बी स्पेयर है। अच्छा, कुछ दूरी से ये सेपरेट है, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इनका कितना बोलो, r दूरी से सेपरेट है। अच्छा, एक पे कितना चार्ज है, दूसरे पे भी +Q। अच्छा भाई ध्यान से सुन लीजिएगा, दोनों बॉडीज पे +Q चार्ज है एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। तो मुझे बताइए इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। कितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा सब बच्चे बताओ, कितना लगेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q1 Q2 होता तो Q इंटू Q बोलो कितना आएगा, Q स्क्वायर, बाय में बोलो क्या आएगा। किसी भी बच्चे को इस स्टेप से कोई आपत्ति है? एक मैं करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है यहां तक का कि दो चार्जेस जिनके ऊपर Q चार्ज है, कुछ दूरी से सेपरेट है, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन दीज टू? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय बोलो क्या, R स्क्वायर। अब उसका सवाल सुनिए क्या है। उसका सवाल ये है कि हमने ना एक अनचार्ज बॉडी ली, जिस बॉडी को मैंने C नाम दिया। ध्यान सुनिएगा, अ अनचार्ज्ड बॉडी, अ थर्ड स्फीयर C ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज का मतलब उसके पास जीरो चार्ज है, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट स्फीयर A। पहले A के साथ उसको टच में रखा गया, फिर उससे हटा दिया गया, एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड स्फीयर B। थोड़ी देर बाद B से कॉन्टेक्ट में रखा गया, और फिर बाद में फाइनली उसको दोनों से हटा दिया गया, फिर उसको बाहर रख दिया गया। कह रहा है बताओ जरा अब A और B पे कितना फोर्स लगेगा, अब A और B पे कितना फोर्स लगेगा। सवाल समझ में नहीं आया। पहले A और B के बीच में फोर्स इतना है, कह रहा है कि मैं एक C बॉडी लेके आता हूं, पहले थोड़ी देर A से टच रखता हूं, फिर उसी C बॉडी को उठा के किसके पास ले आता हूं, बोलो B के पास, थोड़ी देर B से टच रखता हूं, उसके बाद उसको उठा के बाहर रख देता हूं। अब बताइए A और B पे कितना फोर्स लगेगा। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, अगर मैं C बॉडी को A से टच करूंगा, बाद में उस C बॉडी को B से भी टच करूंगा, तो A और B के चार्जेस में चेंजेस आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे सर, क्योंकि चार्ज शिफ्ट होएगा, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा, तो A और B दोनों का चार्ज बदल जाएगा, और अगर A और B दोनों का चार्ज बदल जाएगा तो उसका मतलब उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी बदल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्वेश्चंस में कोई दम नहीं होता, बस थोड़ा सा ना तुम लोगों को सिचुएशन को एनालाइज करना है। अब तुम सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करो, पहले मैं A और C को टच में रखता हूं, सब बच्चे बताना A और C को, A बॉडी टच विद द C बॉडी, A विद द C बॉडी। अच्छा A के ऊपर कितना चार्ज है बच्चे बताओ, प्लस Q। C के ऊपर कितना चार्ज है, बोलो 0। मुझे बताइए दोनों का टोटल चार्ज कितना है, दोनों का टोटल चार्ज कितना है बताओ जरा। टोटल चार्ज है सर प्लस Q और 0 मिला के प्लस Q बनेगा। सिद्धि लिखो मत, घर पे लिख लेना, क्या दिक्कत है, यहां पर ध्यान दो। प्लस Q और 0 का टोटल चार्ज मिला के बोलो क्या बनेगा, Q बनेगा। अब मुझे बताइए Q चार्ज दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? अरे यार नहीं आ रहा समझ में। अरे एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी न्यूट्रल है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, न्यूट्रल वाली बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल के आएंगे, इसका प्लस कम होने लगेगा, उसका प्लस बढ़ने लगेगा। तो यही तो मैं सिखा रहा था कि दोनों का चार्ज मिला के आधा आधा कर दिया करो बस। अरे नहीं आ रहा समझ में आयुष, तो मुझे बता A बॉडी पे कितना चार्ज रह गया, Q/2, और C पे भी कितना हो गया, Q/2। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये A का चार्ज है, ये चार्ज A का है, और ये वाला C का है। किसी भी बच्चे को यहां तक में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, अभी तक दीक्षा नहीं आ रहा समझ में? अच्छा अब क्या करा है बताओ जरा, अब आपने क्या करा है, अब आपने C बॉडी को उठा के फिर किससे टच किया, बोलो B से। अच्छा B पे कितना चार्ज है ऑलरेडी बताओ जरा, प्लस Q, और आप इसके टच में किसको लेके चलेंगे, बोलो C बॉडी को, और C बॉडी पे कितना चार्ज है अब कितना है, 0 नहीं है। उसने बोला पहले मैंने टच करा A से, उसके बाद मैंने टच करा B से, तो जब मैंने A से टच करा तो ऑलरेडी वो चार्ज हो चुकी होगी Q/2 से, फिर मैं उसको ले गया B बॉडी के पास, अब मैंने वहां पर उसको टच कर दिया। तो मुझे बताना जरा टोटल चार्ज कितना आएगा, बताओ सब बच्चे टोटल चार्ज कितना आएगा। तो टोटल चार्ज बच्चों यहां से आ जाएगा Q प्लस में Q/2, दिस विल बी 3Q/2, 3Q/2। किसी को प्रॉब्लम है? एंड 3Q/2 चार्ज दोनों में हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। अरे जो भी टोटल है दोनों का मिला के वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या 3Q/2 को आधा करना नहीं आता? कितना होएगा? अरे किसी भी चीज का आधा करने का मतलब होता है हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 100 का आधा कर रहे हो तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो 50 आ जाएगा। तो 3Q/2 को आधा करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ से। तो कितना आएगा? 3Q/4। 3Q/, तो मुझे बताइए 3Q/4 से एक बॉडी चार्ज, 3Q/4 से दूसरी बॉडी चार्ज, मतलब मुझे बता दो सब बच्चे फटाफट से, ये किस पे चार्ज आएगा? B पे, और ये किस पे? अरे समझ नहीं आ रहा, दोबारा से सुन लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए। A पे Q चार्ज था, B पे भी Q चार्ज था, इनके बीच का फोर्स इतना था। वो कह रहा है पहले मैंने C बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को A से टच करा, फिर उसी C बॉडी को उठा के B से टच कर दिया। अब बताइए फाइनली A और B के बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो मैंने कहा जब मैंने उसको A से टच करा होगा तो चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। टोटल चार्ज दोनों का मिला के Q है, Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। A के पास Q/2, C के पास भी कितना? Q/2। यहां तक में कोई दिक्कत देवदत्त नहीं आ रही बात समझ में? फिर इसी C को उठा के B से टच कर दिया। B पे ऑलरेडी Q चार्ज है, इस पे Q/2 चार्ज है, दोनों का टोटल बनता है 1.5Q या 3/2Q। वो भी डिस्ट्रीब्यूट आधा आधा होगा, तो वो 3Q/2 आधा आधा करेंगे तो बोलो कितना? 3Q/4, 3Q/4। प्राचीन नहीं है बात समझ में? नाउ द फाइनल चार्जेस ऑन द बॉडी, मुझे बताओ फाइनल चार्जेस क्या है? A पे फाइनल चार्ज क्या है बताओ जरा आशीष? A पे फाइनल चार्ज क्या है? Q/2। B पे फाइनल चार्ज क्या है? 3Q/4। और C पे फाइनल चार्ज क्या है? 3Q/4। ये C पे फाइनल चार्ज नहीं है, C पे फाइनल चार्ज ये वाला है। तो मुझे बताइए A और B के बीच का नया फोर्स कितना होगा? सब बच्चे A और B के बीच में नया फोर्स कितना होगा? तो मैंने कहा सर A पे कितना चार्ज है, B पे कितना चार्ज है, तो A पे कितना सब बच्चे बताओ, और B पे कितना बोलो फाइनल? सेपरेशन कितनी? R, सेपरेशन वही है। अब मुझे बताओ जो नया फोर्स आएगा वो पुराने वाले फोर्स से कैसे रिलेट होगा? तो मैंने कहा नया फोर्स होगा 1/4 पाई
सबकी नजरें बोर्ड पर 1/4 पाई अब साइलेंट नोट बिकॉज एयर ही है, सेपरेशन वही रखा गया है। Q1 Q2 बताओ कितना आएगा, Q/2 इंटू में 3Q/4 डिवाइडेड बाय में R²। एनी प्रॉब्लम? मुझे बताओ जरा कितना बनेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 3/8, वो 3/8 नंबर है, 3/8 मैंने बाहर निकाल लिया और बचा 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट Q²। देखो ना भाई 3/8 जो था वो मैंने बाहर ले लिया और Q² बाय में क्या बोलो, R²। जरा बताना ये चीज क्या है, पहले वाला फोर्स क्या है बोलो, तो मुझे बताना जो नया फोर्स आएगा वो 3/8 टाइम्स आएगा पुराने वाले फोर्स से। इसका मतलब ऑप्शन, कोई सा भी ऑप्शन बना दो यार, हमने सॉल्व तो करा नहीं था तो इसलिए ऑप्शन भी लिखी थी सारी की सारी। 3/8 टाइम्स ऑफ एफ ऐसे आएगा अगर ऑप्शन में आएगा तो 8/3 टाइम्स ऑफ एफ 5f कुछ भी आएगा ऐसे, नहीं आ रही बात समझ? क्या चीज? हाँ सीबीएसई कभी कभी इसको 1 नंबर में भी दे देती है, मैं आपको बताऊं कुछ सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, वो आजकल पैटर्न देख के नहीं बना रहे पेपर, कुछ जो उनका मन करता है वो जहां मर्जी डाल देते हैं, होने को उसको 3 नंबर में भी डाल सकते हैं, तो भाई मर्जी है, ठीक है, आपको बस तैयारी करके जाना है बढ़िया वाली। अब मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा देखो यार मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, आप लोगों ने रटने की कोशिश मत करें 12th क्लास में, 11 में भी रटने की कोशिश करी तो आपको एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए, रटने से काम चलने वाला है नहीं साइंस के अंदर। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, बस समझ लो, उसके बाद ये क्वेश्चंस की टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो इतना पता है कि दो चार्जेस अगर कुछ दूरी से सेपरेट है किसी मीडियम में तो मुझे पता है फोर्स कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय में क्या R², मुझे बस इतना पता है। अब उसके बाद वो सिचुएशन सामने रखता है कि पहले वो एयर में थे, बाद में पानी में चले गए, बाद में ग्लास में चले गए, तो मेरे को पता परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, वो वाले क्वेश्चन हो गए। या बोलेगा कि मैंने इसको इससे टच कर दिया, तो मुझे पता होना चाहिए कि जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, दोनों के बीच में चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, दोनों का टोटल चार्ज निकाल के आधा आधा बांट देंगे। समझ में आया या नहीं आया? पक्की बात है, मुश्किल लग रही है ये चीज? नहीं है बच्चों, सच में मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है, एक बार देख लो आप लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं और क्वेश्चन निकाल रहा हूं, समझ आ गया? अच्छा इसका एक बहुत इजी क्वेश्चन भी आता है, इसमें तो मैंने फोर्स इंक्लूड कर दिया, वो तो बस ऐसे बोलता है दो बॉडीज पे इतना चार्ज था, उनको कांटेक्ट में रखा, फिर एक सी बॉडी को इससे टच कर दिया, फिर डी बॉडी को इससे टच कर दिया, बताओ फाइनल चार्जेस क्या है? मतलब टच करने के बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे टच करने वाला, क्या चाहिए बताओ, कराऊं? करना है? लिखो, लिख लो, वो लिख लो, मैं बोल रहा हूं, लिखो। टू आइडेंटिकल स्पेयर्स, लिखो लिखो सब बच्चे अपनी कॉपी में, two identical spheres A and B, two identical spheres A and B having the charges plus 6q and plus 4q plus 6q and plus 4q are placed in contact with each other, are placed in contact with each other, are placed in contact with each other and then separated, then an uncharged sphere C, then an uncharged sphere C of same size is brought in contact, साइज सेम रखना जरूरी होता है बच्चों, इसका कंसेप्ट आपको बाद में पता लगेगा, और सेम साइज is brought in contact with sphere A and then separated finally a sphere D having charge
प्लस 3q/2 प्लस 3q/2 3q/2 is brought in contact with sphere C जल्दी बोल दिया मैंने, brought in contact with sphere C and then separated what are the final charges on A B C D? करते रहो, अरे आसान सा है, कुछ भी इसमें मैंने कुछ मुश्किल दिया ही नहीं है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तो भाई। डन, इजी है, कुछ है ही नहीं इनमें, धीरे धीरे क्वेश्चन रेज करेंगे, चिंता मत करो। अभी वेक्टर वाले भी कराने हैं, क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, अभी बस धीरे धीरे पहुंचते हैं वहां तक। पहले चैप्टर में लगेंगी 12-13 क्लासेस, तब जाके पहला चैप्टर कम से कम खत्म होगा, मतलब पहला चैप्टर बहुत लंबा है, दूसरा भी ऐसे ही है, उसके बाद छोटे हैं थोड़े से। फर्स्ट 2 चैप्टर्स टेक टाइम। रविश नहीं आ रहा समझ में? 12th में शुरू से पढ़ लेना, ऐसे मत करना कि पेपर के टाइम पे पढ़ रहे हो, टेस्ट के टाइम पे पढ़ रहे हो। हालांकि टेस्ट ही बहुत जल्दी है, मुझे अंदाजा है 15-20 अप्रैल तक हम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का टेस्ट ले लेंगे, फिर अप्रैल की एंडिंग में या मई की स्टार्टिंग में पीटीएम भी है, बता देंगे आपने 1 महीने में क्या करा, 1-1.5 महीने में। चलो शुरू करें, चलो। तो मेरे को लगता नहीं कराना चाहिए वो क्वेश्चन, या कराऊं? कितना आया बताओ जरा, ए पे कितना है मेरे को बस ये बता दो। ए पे 3q 2.5q, सही गलत आ रहा है, 3q 2.5q आएगा। ए पे 2.5q इज द राइट आंसर गाइस। अगर आपका आ रहा है तो 2.5q बिल्कुल सही है, या 5/2q आ रहा है ना, वही बात है। अच्छा बी पे 4q 5q आएगा। अरे बी को टच भी तो करा है कुछ देर के लिए, तो बी पे 5q आएगा। सी पे 2q, उस पे कितना जाता? सी पे न्यूट्रल थी बॉडी ना, सी बॉडी हमारी न्यूट्रल थी। अच्छा इस बाद में सी के साथ हमने डी को भी टच किया है ना, ठीक है, फिर बदल जाएगा, ठीक है ठीक है। तो सी पे हमारा कितना आ रहा है बच्चों? 2q आ रहा है। पहले 2.5q आएगा, दैट इज 5/2q, एंड देन उसके बाद 3/2q से मिला, तो हमारा कितना हो गया? 8q/2, 4q नहीं आएगा, 4q आएगा। तो नेट शेल कितना बन रहा है हमारा? 5q/2 है एंड 3q/2 है, सो दैट विल बी 4q ऑन द 2 बॉडीज ना, सो 2q डिवाइड होएगा, सी पे 2q आएगा एंड डी पर भी 2q आएगा। तो भैया वैसे आंसर्स ये हैं, अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है तो कुछ सुन लो। ए पे फाइनल चार्ज बच्चों कितना बोल रहे थे आप लोग? 2.5q या फिर 5/2q। अगर ये आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। बी पे जो चार्ज है प्लस 5q, सी पे जो चार्ज है और डी पे, एक बात तो पक्की, जो लास्ट में टच हुई होंगी उन पे चार्ज सेम मिलेगा, ठीक है ना। चलो करवाऊं वैसे क्या हुआ है? किसी का भी नहीं आंसर आया तो मैं करा दूंगा, कराऊं? प्राची देख लो क्या है। अरे सुनो, ए बॉडी पे, बी बॉडी पे, सब बच्चे बोलो ए पे कितना चार्ज? ए पे 6q, बच्चों बातें नहीं, इस पे 4q, जल्दी बोलो टोटल चार्ज कितना? टोटल चार्ज है 10q, which is divided as a
5q 5q। ये ध्यान रखना, बस आइडेंटिकल साइज होने जरूरी है, वो बाद में बताऊंगा अगर आइडेंटिकल नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर वो सेकंड चैप्टर की चीज है। तो मुझे बताइए ए पे अब चार्ज कितना आ गया, +5q, और बी पे भी सेपरेट होने के बाद कितना आ गया, क्योंकि नेट शेल डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद ए बॉडी के साथ कौन सी बॉडी टच में है, बोलो सी बॉडी टच में है, ए के साथ सी बॉडी टच में है, ए के पास +5q है, सी के पास 0 कूलम चार्ज है बिकॉज अनचार्ज बॉडी है। टोटल चार्ज आपको समझ में आता है ऐसे केस में कितना है, बोलो टोटल चार्ज ऐसे केस में है बच्चों प्लस का 5q विच इज डिवाइडेड एज अ 5q/2 एंड 5q/2। बच्चों बातें हो रही हैं। सो नाउ both the bodies get a charge of, the A body and the C body after the separation get a charge of +5q/2 and +5q/2। समझ आ रहा है? ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है। पहले उन दोनों को टच करा, इतना इतना हो गया, फिर A के साथ C को टच करने को बोला गया। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। टोटल चार्ज 5q which will be divided into 5q/2 5q/2, बताओ कितना आ जाएगा, इतना इतना हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करा था क्वेश्चन में, इस सी वाली बॉडी के साथ किसको चार्ज में रखा गया था, डी को, सी के साथ डी को रखा गया था। देखो कितना आएगा, हाँ मनी भाई छुट्टी 7:30 पे होती है आज, ठीक है। सो मुझे बताओ जरा सी पे कितना बच्चों 5q/2 और डी पर कितना बच्चों 3q/2। मुझे तुम सब बच्चे बता दो टोटल चार्ज कितना, अरे बोलो टोटल चार्ज कितना। तो टोटल चार्ज कितना सिंपल निकल जाता है बच्चों, इसमें कोई है ही नहीं, मतलब कोई रॉकेट साइंस यार। 5q/2 प्लस में 3q/2, बोलो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बोलो 8q/2 दैट इज 4q। हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है। सिद्धि आप एक बार चले जाओ, आपके घर से कोई आ रहा है, कुछ काम है। +2q। सो द फाइनल चार्ज इज ऑन द बॉडी C एंड D। बोलो C और D पे कितना फाइनल चार्ज हो गया, बोलो। अरे यार समझ नहीं आया क्या, देख लेना। अब C पे +2q, D पे +2q, B पे B हो रही +5q, A पे बोलो फाइनली कहां पर छोड़ा था हमने, को यहां पर, दैट इज 5q/2 या फिर 2.5q। ये क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है भैया। और ये जो मैं एडिटिविटी वाला टॉपिक था ना, वो यही था, दो चार्जेस को हम रखते हैं, उनका नेट चार्ज डिवाइड हो जाता है बेसिकली, बस यही चीज थी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये समझ में आ गया आप लोगों को? कोई मुश्किल लग रही है यहां तक? करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। बस 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। चलो हेलो, नहीं अभी तो नहीं छोड़ा, क्या हुआ? कल के लिए कितने बजे का टाइम? हाँ एक बार मुझे बता। क्लास प्लीज क्वेश्चन लिखिए। भाई अब यहां से ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगली क्लास में मिनी पे काम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसका मैं 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूं बस आप लोगों को। चलिए तो मैं आपको पहले सिखाऊंगा बच्चों, उसके बाद ही आप लोग ट्राई करेंगे। पहले मैं आप लोगों को इस पे काम करना सिखाता हूं।
क्वेश्चन क्या है समझिएगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी जगह पे दिक्कत है तो आप लोगों को बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है दो चार्ज स्पेयर्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू। सबकी नजरें बोर्ड में बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। एक पे प्लस क्यू चार्ज है और एक पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये कुछ दूरी से सेपरेट है, ठीक है। कितनी दूरी से सेपरेट है? आर दूरी से सेपरेट है, आर दूरी से सेपरेट है। ढंग से सुनिएगा आप क्या बोलता है। कहता है अ थर्ड चार्ज ऑफ चार्ज प्लस क्यू, एक तीसरा चार्ज जिसके ऊपर कितना चार्ज है बोलो? प्लस क्यू चार्ज है। हेलो, हाँ भाई, कितने? इवनिंग में? चल ठीक है, कर देता हूं, ठीक है ठीक। अ थर्ड चार्ज ऑफ चार्ज प्लस क्यू, ढंग से सुनिएगा, प्लस क्यू इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल मिड में हमने एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। अब क्वेश्चन सुनना ढंग से, कह रहा है कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। इस नेट मतलब ये जो सेंटर में रखा हुआ चार्ज है ना, इसके ऊपर नेट कितना फोर्स लगेगा। अच्छा मुझे तुम एक छोटी सी बात बताओ, अक्षरा इधर, ये जो तीनों चार्जेस रखे हुए सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। जैसे इस वाले चार्ज के ऊपर मुझे तुम सब बच्चे बताना, सब बच्चे ध्यान से, मयंक, ये वाले चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज क्या कर रहा होगा? रिपल्शन लगा रहा होगा, तो इधर की तरफ धकेल रहा होगा। कहां की तरफ बोलो? इधर की तरफ। ध्यान से समझना, प्लस प्लस को रिपेल करता है। तो मैं इस वाले पे बात कर रहा हूं, इस वाले पे। तो इस वाले के ऊपर ये वाला चार्ज उधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और ये वाला चार्ज इधर की तरफ, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगा रहा होगा। इधर की तरफ ऐसे, इधर की तरफ ऐसे। तो मान लो अगर इधर 100 है, इधर भी 100 है, तो 0 हो जाएगा। लेकिन इधर 100 है, इधर 25 है, तो इधर कितना बनेगा बोलो? 75 बचेगा। अरे इतना वेक्टर सोल्व करना आता है कि नहीं आता आप लोगों को, कि अगर इधर 100 किसी चीज पे लगा और इधर भी 100 लगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। अगर इस टेबल में मैंने इधर लगाया, किसी ने इधर लगाया, 100 न्यूटन का, 0 हो जाएगा। लेकिन सोचो इस तरफ 100 लगा और इस तरफ 25 ही लगा, तो इस तरफ को नेट कितना बच जाएगा? 75 न्यूटन। अगर इस तरफ 100 लगा और इस तरफ 150 लग गया, तो 50 न्यूटन इस तरफ बच जाएगा। मतलब इतना वेक्टर आप लोग जानते हो कि नहीं जानते 11th क्लास से? अरे नहीं यार, बात समझ में, दीक्षा बात क्लियर है वाली? तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। उसका सवाल क्या है? उसका सवाल है जैसे इस वाले चार्ज के ऊपर ये दोनों फोर्स लगा रहे होंगे, एक रिपल्सिव और एक, वैसे इसके ऊपर तुम बताना जरा, ये वाला क्या करेगा आशीष? इस वाले के ऊपर ये वाला क्या करेगा? रिपल्सिव इधर लगाएगा और ये वाला भी इधर ही लगाएगा। तो दोनों इधर लगाएंगे तो ये आगे की तरफ भागेगा। अच्छा ये वाले पे क्या सीन चल रहा होगा बताओ? ये वाले पे ये प्लस वाला अपनी तरफ बुला रहा होगा और ये वाला प्लस वाला भी अपनी तरफ बुला रहा होगा। तो हर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर रिमेनिंग 2 चार्ज पार्टिकल क्या लगा रहे हैं बोलो? फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बोलो? तो आपसे सवाल करा गया कि मुझे सबका नहीं जानना, मुझे जानना है कि इस वाले के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो एक काम करते हैं बच्चों, सिंपलिसिटी के लिए ना इन चार्जेस को नाम दे देते हैं। एक चार्ज, इसको दूसरा चार्ज, और इसको बोलो कौन सा? मैंने इन तीनों चार्जेस को एक नाम दे दिया 1 2 3 के नाम से। कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे कौन से चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है आशीष? मुझे नेट फोर्स किसके ऊपर निकालना है? नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 3। मुझे चार्ज नंबर 3 पे नेट फोर्स निकालना है, जो मैंने इनके बीच में प्लेस किया। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? अब तुम सब बच्चे बोर्ड पे बस देखना और ध्यान समझना इस चीज को। तुम सबने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 कुछ r दूरी से सेपरेट होते तो उनके बीच में कितना फोर्स सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में क्या? बस इसी बात को ध्यान रखना। आ जाओ समझ लो इस चीज को। आ जाओ सब बच्चे बोर्ड पर नजर बनाए रखेंगे। मुझे सब बच्चे बताना है इस तीसरे वाले चार्ज पार्टिकल पे ये पहला वाला चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? मतलब तीसरे वाले पे अपनी तरफ बुलाएगा या बाहर की तरफ धकेलेगा? ये प्लस का है, वो प्लस का है। मुझे बताओ इस तीसरे वाले पे पहला वाला पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहा होगा इसको या दूर की तरफ? ये सबको समझ में आया था, प्लस प्लस रिपेल करते। तो इसके ऊपर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, फोर्स ऑन 3 बाय द 1। F31 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन 3 बाय द 1। जरा तुम सब बच्चे बताना, फोर्स ऑन 3 बाय द 1 कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? सब बच्चे बताना मुझे, सब बच्चे मैग्नीट्यूड बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट बोलो कितना आएगा? Q² अपॉन में सेपरेशन कितना आएगा? बिकॉज ये बिल्कुल मिड में है, तो ये R है तो कितना आएगा? R/2। तो R/2 का स्क्वायर। किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बता दो भाई, मुझे बताओ कितना आंसर आएगा? ये R/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाय में क्या? कोई भी बच्चा अभी ये मैं सोचा 4 से 4 क्यों नहीं काट रहे, काट दूंगा बाद में, अभी पहले समझ जाओ कि मैंने क्या बताया। पहले चीज समझ में आ गई? अच्छा क्या इस चार्ज के ऊपर सिर्फ ये वाला चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहा है? नहीं सर, ये वाला भी तो लगा रहा है ना। अच्छा माइनस वाला किस तरफ लगा रहा है? ध्यान दो, माइनस वाला किस तरफ लगा रहा है इस वाले चार्ज के ऊपर? अपनी तरफ या उस तरफ? अपनी तरफ को। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान देना ध्यान देना।
इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर यानी फोर्स ऑन 3 बाय द 2, फोर्स ऑन 3 बाय द 2 इसी डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे तुम ये बता दो फटाफट से। समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में? जितिका बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मेरी बात को समझो। थर्ड पार्टिकल पे फर्स्ट पार्टिकल किस दिशा में फोर्स लगाएगा बताओ जरा। तो इस तरफ क्योंकि रिपेल करेगा। थर्ड पार्टिकल पे सेकंड पार्टिकल किस तरफ फोर्स लगाएगा, बिकॉज़ सेकंड नेगेटिव का है, वो अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो थर्ड पे सेकंड अपनी तरफ लगाएगा। अच्छा कितने मैग्नीट्यूड वाला लगाएगा? फोर्स ऑन द थर्ड बाय द 2। बच्चों बातें नहीं, फोर्स ऑन द थर्ड बाय द 2 बताओ कितना लगेगा? 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलोगे दिस इंटू दिस। अच्छा अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्यू इंटू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू स्क्वायर लो। देखो भाई मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बोलता हूं, ये प्लस और माइनस आपको बस डायरेक्शन का आइडिया देने के लिए। किसका आइडिया देने के लिए? डायरेक्शन का। हम सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस का क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड। क्या लेंगे? हम मैग्नीट्यूड लेंगे भाई। 100 का न्यूटन का लगाया, 150 न्यूटन का लगाया, 70 न्यूटन का लगाया, 50 न्यूटन का लगाया, हम वहां पर प्लस माइनस का साइन नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये माइनस साइन या प्लस साइन हमें डायरेक्शन का आइडिया दे रहे हैं बस। क्या दे रहे हैं बोलो? तो आप लोगों को हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि वो जो आपको मैग्नीट्यूड लेना है वो प्लस प्लस करके लेना है। तो आप बोलोगे Q1 इंटू Q2, बोलो क्या आएगा? क्यू स्क्वायर। दूरी कितनी आएगी? R/2 का स्क्वायर। अभी आप कहोगे सर माइनस क्यों नहीं लिया? चिंता मत करिए, मैं उसके भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास उसको डिस्कस करने का। बस मैं अभी आपसे ही कहूंगा आप मैग्नीट्यूड लीजिए। क्या लीजिए बोलो? माइनस साइन ने अपने आप उसको डायरेक्शन कंसीडर करवा दी है, ठीक है ना? तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना है। इसका आंसर कितना आएगा? 4 जाएगा ऊपर, 1 बाय में 4 पाई क्यू स्क्वायर बाय में दिस इज द फोर्स ऑन 3 बाय द 2। तो मुझे बस तुम इतना बता दो, तीसरे वाले पार्टिकल पे पहले वाले ने भी फोर्स लगाया, तीसरे वाले पार्टिकल पे दूसरे वाले ने भी फोर्स लगाया, और दोनों ने कहां लगाया? सेम दिशा में लगाया। अब इतना वेक्टर सब जानते हैं कि अगर इधर कुछ लग रहा है और इधर ही कुछ लग रहा है तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? ऐड। तो नेट फोर्स कितना आएगा बताओ जरा? जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा फोर्स ऑन 3 बाय द 1, फोर्स ऑन 3 बाय द 2। दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये है 4 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये वाला भी 4 इंटू 1 अपॉन, अरे यार क्या हो गया, नहीं आया समझ में? बताना जरा। अब ये और ये चीज सेम है? अरे 2 टाइम्स कर दो इसका, इसका 2 टाइम कर दो ना, दोनों चीज सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो बोलो कितना आएगा? 8 गुना में दिस इज द नेट फोर्स। अब आप कहोगे सर यहीं को छोड़ रहे हो। अरे बच्चों उसने मुझे चार्जेस नहीं दिए हुए, अगर देगा तो यहां रख दूंगा मैग्नीट्यूड, दूरी देगा रख दूंगा दूरी को भी, है ना? और अगर ये तो मुझे पता ही होता है कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। बस मैं जानबूझ के इसको नहीं रख रहा क्योंकि मेरे को पता है इसकी, मेरे को डायरेक्ट वैल्यू पता है। अगर मैं काट दूंगा ना इसको तो फिर मुझे वो जो मिलेगा उसकी डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं होगी, इसलिए मैं जानबूझ के कभी भी 1/4 एप्सिलॉन नॉट को कट नहीं करता, बिकॉज अगर ये न्यूमेरिकली मुझे सॉल्व करना पड़ जाए। दीक्षा अगर ये क्वेश्चन में दे रखा होता कि ये 10 कूलम है, ये वाला -10 है और ये वाला 10 कूलम है, तो मेरे लिए तो काम बड़ा आसान हो जाता है ना कि क्यू मेरे को पता ही है कितना है, 10 है, दूरी मेरे को पता ही है कि आर कितनी है भाई, तो मेरे लिए काम इजी होता, मैं सीधा वैल्यू पुट करता और इसको सॉल्व कर देता 9 इंटू 10 की पावर क्या 9। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस वाले तीसरे वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा? 8 टाइम्स ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट दैट क्यू स्क्वायर बाय में क्या आर स्क्वायर। नहीं आया समझ में? फिलहाल माइनस की टेंशन मत लेना, आपको बस ये समझना है कि ये वाले प्लस को वो वाला प्लस रिपेल करेगा और ये वाला माइनस उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? ऐड। थोड़ा सा भी समझने के लिए, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, एक छोटी सी चीज मैं और बताऊंगा इसके अंदर। सुनो, ये इधर कर दिया हमने, अब सेम क्वेश्चन में बना दूंगा आप लोगों के लिए। सेम क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है बोलो? सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है? कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1। कौन से पार्टिकल पे? अब पार्टिकल 1 पे आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मुझे बताना जरा पार्टिकल 1 पे कैसे कैलकुलेट होएगा। हाँ भाई, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला कैसा चार्ज था बोलो? माइनस क्यू, और बिल्कुल मिडवे में, क्योंकि ये वाली दूरी कितनी है बोलो? आर, बिल्कुल मिडवे में हमने एक प्लस क्यू चार्ज और रखा हुआ है। इनको सबको नाम दिया था, एक चार्ज पार्टिकल, ये वाले को दूसरा चार्ज पार्टिकल और ये वाले को तीसरा। अब की बोल रहा बताओ पहले वाले पर नेट फोर्स कितना होगा? पहले वाले पर नेट फोर्स कितना होगा? सब बच्चे बताना शुरू कर दो फटाफट से। पहले वाले पर, ये तीसरे वाला, पहले तीसरे वाले को देख लेते हैं। पहले वाले पर तीसरे वाला किस तरफ फोर्स लगाएगा बताओ जरा? पहले वाले पर, ये पहला वाले पे कैसा फोर्स लगेगा? तीसरे वाले की वजह से बाहर की तरफ, क्योंकि ये प्लस का है और वो भी कैसा है बोलो? प्लस का, तो इसको धकेलेगा। तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन द फर्स्ट बाय द थर्ड, इसलिए पहले लिखते हैं फोर्स ऑन 1 बाय 3, इस तरफ लगेगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा चलो, कितना लगेगा सब बच्चे? तो फोर्स ऑन 1 बाय द 3 कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना बोलो? क्यू इंटू क्यू, बोलो कितना? क्यू स्क्वायर, डिवाइड बाय में दूरी कितनी? r/2। अरे दूरी कितनी? ये पूरी r है तो ये बिल्कुल मिड में रखा था, तो r/2, r/2 का स्क्वायर। सब बच्चे बताओ कितना आएगा? 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय में
अरे बच्चों समझ नहीं आ रहा है समझ में? अच्छा मुझे बताना, फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन, बातें नहीं करेंगे, फोर्स ऑन वन बाय द टू किस दिशा में होगा? अक्षत, वन पे दूसरे वाला किस तरफ फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ को, क्योंकि वो माइनस का है, अपनी तरफ बुलाना चाहेगा। सिर्फ कुछ इस पे देखिए, इस पे क्या लगाएगा फोर्स? तो फोर्स ऑन वन बाय द टू इस तरफ को लगेगा। अच्छा कितना लगेगा सब बच्चे बता दो, फोर्स ऑन वन बाय द टू कितना लगेगा? तो हम बोलेंगे सर 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, बोलो कितना आएगा? क्यू स्क्वायर। माइनस नहीं लेना है, माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शन का आइडिया दे रहा है। किसका बोलो? डायरेक्शन का। तो वो डायरेक्शन के लिए मिल गया क्यू स्क्वायर। अच्छा दूरी कितनी लोगे इस बार? r/2 नहीं लोगे, कितना लोगे? r स्क्वायर। कितना लोगे? ये समझ में नहीं आया, प्राची नहीं आया समझ में भाई? ये वाला चार्ज उससे कितनी दूरी पे है तो नीचे क्या लोगे? ये वाला चार्ज कितनी दूरी पे था? r/2, तो नीचे r/2 लिया था। समझे कि नहीं समझे? अच्छा डायरेक्शन चूज करना आ रहा है आप लोगों को? ऐसे बोल रहा हूं मैं, तो मुझे बताना जरा, इतना हो गया फोर्स ऑन वन बाय द टू, इतना हो गया फोर्स ऑन वन बाय द थ्री। मुझे बता दो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स, नेट फोर्स सब बच्चे बताओ, नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स, फोर्स ऑन वन बाय द थ्री, फोर्स ऑन वन बाय द टू, बताओ कितना आएगा? जोड़ देते हैं। बताओ 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 कितना आएगा? क्या कॉमन आ गया? बताओ क्या बचेगा? 4 + 1, हाँ कहां पर? ओहो ये ठीक 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 यार, ये तो गलती कर दी भाई, ये तो गलती कर दी। बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चों देखो सुनो मेरी बात को, यही मैं आपको बता रहा हूं, आप माइनस साइन वैसे पहले ले तो रहे नहीं हो, क्यों नहीं ले रहे? आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, लेकिन आप थोड़ा खुद सोच के देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, क्या जुड़ेंगे क्या? वेक्टर्स कहता है अगर सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ दो, सेम डायरेक्शन में दोनों होते जोड़ दो, लेकिन एक इधर है एक इधर है, तो बोलो क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? इस तरफ 100, इस तरफ 70, 30 बचेगा सर इस तरफ। तो मुझे बताओ बड़े वाला कौन सा है? बड़े वाला कौन सा? प्रेम, बड़े वाला कौन सा है? F13 या F12? ध्यान से देखो, ये है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये है 4 टाइम्स ऑफ 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय में क्या? आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए तो ऊपर वाला जो है ना F13 F12 से बड़ा है, मतलब इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स से बड़ा है। और ये थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाना था, ये वाला चार्ज नजदीक है तो ये बड़ा फोर्स लगा रहा होगा, और वो वाला चार्ज थोड़ा सा बोलो क्या दूर है तो छोटा फोर्स लगा रहा होगा। अरे दूरी बढ़ गई तो फोर्स कैसा लगेगा? कम। तो अट्रैक्टिव उस तरफ कम है, रिपल्सिव बोलो बोलो क्या है? ज्यादा है। तो मुझे बताओ सब बच्चे, अरे वैसे छोड़ो यार, आप लोग देखो ना बड़ा कौन सा है। मैं आपको कहूं कि इधर 100 है, इधर 100 है, उधर 30 है, तो आप तभी तो बोलोगे ना इस तरफ 70 बचेगा। बड़े में से किसको माइनस करोगे? छोटे वाले को। तो आप लोग बोलोगे जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, बताओ नेट फोर्स क्या आएगा? फोर्स ऑन 1/3 माइनस में फोर्स ऑन 1/, माइनस क्यों लिया समझ नहीं आ रहा सर, इधर प्लस क्यों लिया था समझ आ गया? सर इधर दोनों सेम डायरेक्शन में थे जोड़ दिए, इधर सर अपोजिट डायरेक्शन में, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दूंगा? माइनस। तो मुझे बताना जरा क्या आएगा? सर ये है 4 गुना में माइनस में। अच्छा इतना कैलकुलेशन तो आता होगा ना, ये 4 गुना में ये है और ये 1 गुना में ये है, 4 में से 1 माइनस होगा 3 बचेगा, या दोनों में से ये दोनों चीज कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 4 - 1 जो कि 3 होगा। अरे ये पूरा पूरा कॉमन ले लो, ये पूरा पूरा अंदर, इसमें से 4 बचेगा उसमें से 1 बचेगा, 4 - 1 कितना होगा? 3। आंसर कितना आ जाएगा बोलो? नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 3 क्यू स्क्वायर बाय, दिस इज द नेट फोर्स on the charge number 1, this is the net force on the charge number 3 पे था बेसिकली। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मुश्किल लगा ये क्वेश्चन? नहीं है मुश्किल भाई, सिंपल सा आपको कूलम्स लॉ ही इस्तेमाल करना था। बस इस बार क्या कर दिया मैंने 2 चार्जेस की बजाय कितने चार्जेस ले लिए? 3 चार्जेस। तो एवरी चार्ज इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर 2 चार्जेस। मेरी बात सुनी मैंने क्या बोला भाई? 2 चार्जेस हैं, फिर तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो इसके ऊपर, सीधा आंसर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। लेकिन जब 3 चार्जेस होते हैं तो हर एक चार्ज अगले 2 चार्जेस की वजह से क्या महसूस कर रहा होता है? फोर्स। अब बस आपको देखना है कि दो चार्जेस उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जोड़ देंगे, अपोजिट में लगा रहे हैं तो जो बड़े वाला है उसमें से छोटे वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और अभी बस आपको ध्यान रखना है अगर माइनस चार्ज भी है तो भी आपको बोलो क्या लेना? प्लस। एक्चुअल लॉजिक के साथ समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ऐसा क्यों। फिलहाल मैं बस आपको ये बोल रहा हूं नेगेटिव वाला बस हमें डायरेक्शन का आइडिया देता है, आपको बस डायरेक्शन समझ में आ जाती है उससे कि हमें इनको जोड़ना है वेक्टर्स को या घटाना है। समझ आया कि नहीं आया? पक्की बात है। तो भैया बात ऐसी है, आज पूरी क्लास में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही बनाए हैं। शुरुआत थोड़ी सी कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से बात करी थी, रिलेटिव परमिटिविटी आपको समझाया गया था। इतना जरूर समझ में आ जाना चाहिए, चार्जेस चाहे एयर में रखे हो या चार्जेस किसी फलाना ठिकाना मीडियम में प्लेस्ड हो,
हमें सर फोर्स निकालना आता है। दीक्षा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन है, घर पे जाके एक बार जरूर आप सभी बच्चों को दोबारा से इन क्वेश्चंस के ऊपर एक नजर जरूर मार लेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज हम इतना ही करेंगे, अब आप जा सकते हैं बच्चों। कल ना बायो की एक क्लास है आप लोगों की, सुन लो 1 मिनट। अक्षत रुको 1 मिनट, सुन लो, खड़े खड़े सुन लो। बायो की कल इवनिंग में 5 to 6 एक ट्रायल क्लास है, मैं ग्रुप में उसके बारे में डाल रहा हूं इन्फॉर्मेशन, दूसरे टीचर के साथ है, ट्रायल के लिए आप लोग आ सकते हैं। कल वैसे छुट्टी हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री